भट्टे पर यह हादसा हुआ। ईंट भट्टे की दीवार गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि मलबे में दबने से 2 मजदूर घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर पहुंची डीएम ने घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और कहा जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया, जबकि घायलों को 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान किया गया है। टिहरी दौरे पर पहुंचे सीएम धामी ने टीला साहिब गुरुद्वारे में वीर बाल दिवस के अवसर पर साहिब जादव को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद सीएम धामी ने रोड शो भी किया और लोगों का अभिवादन भी किया। साथ ही टिहरी को 415 करोड़ की योजनाओं की बड़ी सौगात दी। बेटी बुआरी कौथिक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी ने विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही महिला समूह को सम्मानित किया। सीएम ने कहा, उत्तराखंड निर्माण में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है और हमारी सरकार हमेशा मातृशक्ति के साथ है। इन्वेस्ट के क्षेत्र में टिहरी में भी लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। के माध्यम से हमारी जो मातृशक्ति है उसके सशक्तिकरण का हमने अभियान अपने हाथ में लिया है। साथ में उनको रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसमें भी हमारा हेतु है कि हमारे प्रदेश के नौजवानों को, युवाओं को जिन्होंने अच्छी स्किल डेवलपमेंट के कोर्स किए हैं, प्रशिक्षण लिए हैं, उन सभी को राज्य के अंदर ही अपने घर के पास रोजगार मिले। भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर देहरादून में हुई रैली के बहाने एक बार फिर से उत्तराखंड में क्षेत्रीय अधिकारियों पर पहला दखल किसका हो, इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। मूल और स्थायी निवास प्रमाण पत्र का जो मुद्दा है, दरअसल उसकी जड़ में अपने अधिकारों और स्थानीय युवाओं को नौकरी देने का मुद्दा है। पिछले कुछ सालों में खेलों में नौकरियों का बहुत बड़ा ऑप्शन खुला है, लेकिन ये अपने आप में दीगर बात है कि उत्तराखंड के ज्यादातर खेल संघों में ऐसे लोगों का कब्जा है जिनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है और ये सिलसिला पिछले कई साल से चल रहा है। जाहिर है, जब ऐसे लोग उत्तराखंड खेल संघों में हैं जिनका उत्तराखंड से कोई कनेक्शन नहीं है, तो इन खिलाड़ियों की कौन सुध लेगा। विवादों में रही रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को हाल ही में निलंबित कर दिया गया। इसके जो कोषाध्यक्ष चुने गए वो मेरठ के सत्यपाल देशवाल हैं, जिनका नाम उत्तराखंड के खेल संघ के रिकॉर्ड में दर्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि सत्यपाल उत्तराखंड के कोटे से चुनाव लड़कर जीते हैं, लेकिन ये अकेला केस नहीं है। कुछ समय पहले उत्तराखंड के फुटबॉल फेडरेशन में महाराष्ट्र में तैनात ट्रांसपोर्ट अधिकारी रवि किशन गायकवाड़ करता धरता थे। यूपी में शिक्षक विदेशी यादव की उत्तराखंड के 2 खेल संघों में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी तरह हरियाणा के बिजनेसमैन अजय सिंह उत्तराखंड बॉक्सिंग से जुड़े रहे। वहीं दिल्ली के कारोबारी राजेश अग्रवाल का भी उत्तराखंड की खेल राजनीति में दखल है। जानकार कहते हैं कि ज्यादातर खेल संघ इस नियम का पालन नहीं करते कि खेल संघ में सिर्फ उत्तराखंड का निवासी ही पदाधिकारी हो सकता है। जानकार खेल संघ की जांच की भी मांग कर रहे हैं। देखिए, जब से उत्तराखंड बना है हमने ये देखा है कि उत्तराखंड में जो है यहाँ से बाहर के लोगों, जो कि यूपी हैं, यूपी के अलावा जो बाकी स्टेट्स हैं, वो यहाँ आके खेल संघों में बने हुए हैं। उनका पहाड़ से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात यह है कि वो एक कंपनी को एक सोसाइटी रजिस्टर कर देते हैं, उसके आधार पर ही वो कागजों में जो है वो फेडरेशन चल रही होती है, वो ना कभी पहाड़ तक पहुंच। उत्तराखंड खेल विभाग और उत्तरांचल ओलंपिक संघ नाम से रजिस्टर्ड संस्था के साथ कुल 40 से ज्यादा अलग अलग खेल संघ जुड़े हुए हैं। इसमें कई के पदाधिकारी जो दूसरे राज्यों के हैं, वो कागजों में अपने आप को उत्तराखंड का दिखाने के लिए लोकल एड्रेस देते हैं। ये कागजी एड्रेस केयर ऑफ होटल से लेकर केयर ऑफ पेट्रोल पंप के नाम पर भी हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से अनुपम त्रिवेदी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग पहाड़ों पर डॉक्टर्स तैनात करने के लिए कई स्कीम लॉन्च कर चुके हैं, मगर हालात अब भी ये हैं कि दूर दराज के इलाकों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं जा रहे हैं और यहां तक कि मनमर्जी की सैलरी के बाद भी नहीं। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत स्पेशल पैकेज पर हेल्थ डिपार्टमेंट ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में यू कोड वी पे योजना लॉन्च की थी,
जिसमें 6 लाख रुपए महीने के पैकेज पर डॉक्टरों की नियुक्ति की कोशिश की। हालात ये है कि आज भी 40% अस्पतालों में मशीनें तो हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। टिहरी और पौड़ी जिले के लिए तो एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, जबकि चमोली, देहरादून, हरिद्वार के अलावा प्रदेश के किसी भी अस्पताल में सर्जन की नियुक्ति नहीं हो पाई है। अब स्वास्थ्य विभाग के अपने दावे हैं। बीच में सुपर स्पेशलिस्ट के लिए जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके स्तर पे भी इंटरव्यू की जाती है और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इनके लिए पैकेज जो है और अच्छा हम लोग ऑफर करें। सरकारी सेवाएं दे चुके डॉक्टर कहते हैं कि जब तक सरकार और खुद डॉक्टर ये न सोचे कि उन्हें पहाड़ में सेवाएं देनी है, स्वास्थ्य नीति में बदलाव की जरूरत है। सरकारी डॉक्टर के लिए ये जरूरी होना चाहिए कि उसे निश्चित समय के लिए पहाड़ में सेवा देनी ही है। कि पहाड़ में एक समग्र स्वास्थ्य नीति बनाने की जरूरत है। इसके लिए आपको बड़े दमदार ढंग से बाहर आना पड़ेगा। सबसे पहली बात है, डॉक्टरों की कोई कमी तो है नहीं, थोड़ा डॉक्टरों को भी झुकना पड़ेगा, थोड़ा सरकार को भी आगे आना पड़ेगा। जब तक आप ऐसे नहीं करते, आप मेडिकल कॉलेज 50 कॉलेज लीजिए, क्या फर्क पड़ने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी नहीं कर, जो आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का एक कैडर बना के है ना, आप अनिवार्य रूप से उन्हें तैनाती करने का करिए। उसके बदले में उन्हें जो वो चाहते हैं वो जरूर दीजिए। पहाड़ में स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा बड़ा है और अगर मनचाही सैलरी के बाद भी डॉक्टर पहाड़ नहीं जाना चाह रहे तो ये चिंता की बात है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी परेशान है कि समस्या का समाधान हो तो कैसे हो। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर, यहां पर दून रेलवे स्टेशन के पास सांभर पहुंचा है। सांभर को देखने के लिए रेलवे स्टेशन में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। खबर मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और सांभर को कैप्चर किया है। जाल डालकर उसे पकड़ा गया है और उसके बाद सुरक्षित जंगल में सांभर को छोड़ा गया। नैनीताल में कई पर्यटक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कें खस्ता हाल हैं, जिसमें कि कई हादसे भी हो चुके हैं। वहीं खराब सड़कें स्थानीय लोगों के साथ सैलानियों के लिए मुसीबत बन गई हैं। नैनीताल के ग्रामीण सड़कों की हालत आज भी कुछ ऐसी है। सड़कें टूटी ही नहीं बल्कि इतनी डेंजर है कि हादसों को दावत दे रही हैं। इन सड़कों में दिन में भी चलना मुश्किल है। हालात ये हैं कि नैनीताल के आसपास पंगूट, कैची, रामगढ़, ओखला, कांडा, देवीपुरा, सौंड की सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो सकी हैं, जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान हैं। इस रोड में कोई विकास का नाम ही नहीं हुआ। ऐसे डामर हो रहे हैं, कोई हिसाब नहीं। देखो कैसे कैसे डामर हो रहे हैं, उखड़ गया, 1 साल पूरा नहीं हो रखा है और जगह जगह मलबा पड़ा है। रोड की ऐसी स्थिति देखो, झेलना गाँव वालों को पड़ रहा है। पूरा गाँव वालों को। हमारी सब्जियां सड़ी गली रहती हैं, धनिया कमाते हैं लोग, यहाँ धनिया नहीं पहुँच पाता है। धनिया, कच्ची सब्जी, मटर, धनिया, दुनिया भर के लोग कुछ भी नहीं। सरकार ने नैनीताल जिले की 8078 किलोमीटर सड़क के लिए 37 करोड़ इस वित्तीय वर्ष में दिए हैं, तो जिला योजना से भी रोड के लिए 7 करोड़ से ज्यादा की धनराशि स्वीकृत हुई है। वहीं नैनीताल जिला प्रशासन जल्द सभी कार्यों को पूर्ण करने का दावा कर रहा है। तो टारगेट ये रखा गया है कि 50% जो लंबाई है टोटल जनपद की सड़कों की, उसको अलग अलग मदों से सड़क सुरक्षा हेतु टेकअप 1 वर्ष के अंतर्गत किया जा सके। तो इस पर भी काम चल रहा है। बहरहाल सड़कों का ये हाल पर्यटकों को यहाँ आने से रोक रहा है। जरूरी होगा कि जल्द सड़कों पर काम हो, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और पर्यटकों की आवाजाही आसान की जा सके। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार के हरिहर आश्रम में चल रहे दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में मंगलवार को कई हस्तियां शामिल हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक शामिल हुए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ लोग हिंदू और सनातन धर्म के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखें कि सनातन को मिटाने की कोशिश करने वाले खुद मिट जाते हैं। जब जब सनातन धर्म पर हमले हुए हैं तो हमले करने वाले ही अपनी विचारधारा के साथ समाप्त हुए हैं, जबकि सनातन धर्म और भारत माता का झंडा हमेशा आसमान की बुलंदियों की ओर गया है।
हरिद्वार के हरिहर आश्रम में चल रहा दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव कार्यक्रम मंगलवार को खत्म हो गया। कार्यक्रम के समापन में राज्यपाल गुरमीत सिंह भी शिरकत करने पहुंचे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा, साधु संतों के बीच आकर उन्हें आनंद की अनुभूति हो रही है। साथ ही ये भी कहा कि सभी को भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानना चाहिए। ये एक बदलाव का दौर है और सभी अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं। जो भारत की सभ्यता और संस्कृति है, इसको जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। ये जो क्षण है हम सब के लिए एक बहुत ही मोमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है और हम जुड़ रहे हैं अपने भारत की जड़ों के साथ में। और आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन पर राजनीतिक माहौल बनाने का आरोप लगाया। हरिद्वार पहुंचे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, कार्यक्रम के लिए सभी दलों को न्योता भेजा गया, जिससे ये एक धार्मिक आयोजन कम सर्वदलीय सभा ज्यादा लग रही है। जिसको भी राम में आस्था है वो अयोध्या जरूर जाएगा, लेकिन जिन लोगों का राम मंदिर निर्माण में कोई योगदान नहीं है उन्हें बुलाए जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। हाँ तो ठीक है, सभी दलों को लोगों को आमंत्रित करने का मतलब ये है कि ये सर्वदलीय सभा हो रही है। यही तो हम कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये राजनीति हो रही है। जो राम का भक्त है वो वहां जाएगा, जिसने राम जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए प्रयास किया है उसको आमंत्रण होना चाहिए। सब दल के लोगों को बुलाया जा रहा है। सब दल ने किसने राम जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए किस किस दल ने क्या क्या योगदान किया है बताओ। देहरादून के राजपुर रोड में चलती कार में अचानक से आग लग गई। अचानक से आग लगने से कार सवार लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और फिर आग पर काबू पाया गया है। और अब आपको दिखाते पहाड़ टॉप 10 न्यूज। बागेश्वर के कपकोट के सुराग गांव में बीते 4 साल से 60 मीटर पुल बन रहा है, लेकिन पुल का 10% काम भी ठीक से हो नहीं पाया। पिथौरागढ़ में पंचाचूली की तलहटी पर लगी आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग एक्टिव हो गया है। विभाग ने धारचूला और मुनस्यारी में 2 टीमें तैनात कर दी हैं। उत्तरकाशी में उद्यान विभाग के द्वारा किसानों को सेब और कीवी की बागवानी का प्रशिक्षण देने के लिए हिमाचल भेजा जा रहा है। इस योजना के दूसरे चरण में 30 किसान हिमाचल भेजे गए। लैंसडाउन के ऐतिहासिक राजकीय इंटर कॉलेज जयरी खाल को 100 साल पूरे होने वाले हैं। 29 दिसंबर को भव्य शताब्दी समारोह का आयोजन करने की तैयारी है। जोशीमठ के दूरस्थ गांव के लोगों ने सड़क का काम नहीं शुरू होने पर विरोध प्रदर्शन किया और जल्दी ही बड़ा आंदोलन करने की घोषणा की। विकासनगर में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। रुद्रप्रयाग के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोलू भन्नू में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें विधायक शैला रानी रावत ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है। हरिद्वार में चल रहे दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव को लेकर अखाड़ा परिषद के एक गुट में नाराजगी है। कार्यक्रम में कई संतों को न बुलाए जाने से नाराजगी। वीर बाल दिवस के अवसर पर डाकपत्थर स्थित महाविद्यालय में उन 2 वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही सदैव निडर बनकर ईमानदारी के रास्ते पर चलने की शपथ ली गई। जोशीमठ की मंडल घाटी में 2 दिवसीय अनुसुईया मेला खत्म हो गया है। मेले में देव डोलियां भी पहुंची, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते थे। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। लिए चक्राता के होटल और रिजॉर्ट में 90% एडवांस बुक हो गए हैं। वहीं जश्न मनाने के लिए पर्यटकों के चक्राता पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पर्यटकों के आने से व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। वहीं तापमान में गिरावट के चलते पर्यटकों के
को भी बर्फबारी का सामना करना पड़ता है और उनको उम्मीद भी यही है। चक्राता की न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया है। पर्यटक बोनफायर का भी लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। ये जो नव वर्ष को लेकर पर्यटकों का आवागमन है, ये बहुत अच्छा साइन है हमारे चक्राता क्षेत्र के लिए, समझ जौनसार बाबर के लिए। देखिए जिस हिसाब से आज हमारे क्षेत्र में एक बिजनेस का स्कोप ओनली टूरिज्म रह गया है, ये टूरिज्म की वजह से ही चक्राता के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये टूरिस्ट का इस बार बुकिंग ज्यादा बढ़ी है। और इसी प्रकार से जैसे नया साल है वो भी सोमवार को आ रहा है। कहूँगा मैं तो बहुत पहले भी ये कहता रहता हूँ कि रिवर्स पलायन जो हुआ है वो हमारे टूरिज्म ने किया है। आज जो हमारे पढ़े लिखे लड़के और आज सारे लोग वापस अपने गांव में आकर होम स्टे चला रहे हैं। अब सर्दियों में बिना हीटर के घर गर्म रहेंगे। जी हां, कुछ ऐसा ही प्रयोग जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान के वैज्ञानिक कर चुके हैं। कैसी होगी ये तकनीक, देखिए अल्मोड़ा की खास रिपोर्ट। सर्दियों में बिना हीटर और अलाव जलाए बिना ही घर गर्म रहेंगे। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है। जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान इस तकनीकी पर काम कर रहा है कि पुराने घरों को सौर ऊर्जा से गर्म रखा जाए। इसके लिए पैसिव हीटिंग बिल्डिंग पर काम किया जा रहा है, जिससे पुराने घरों के अंदर सूर्य की गर्मी को रोका जाएगा और उसे संग्रहित किया जाएगा। पहाड़ पर सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके लिए उत्तर दिशा से आने वाली सूर्य की किरणों पर ज्यादा फोकस होगा। साथ ही सूर्य से आने वाली किरणें कांच से होकर गुजरेंगी। विंडो ओरिएंटेशन, शेडिंग, फ्रेम और ग्लेजिंग, इसमें इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा, जिससे यह प्रक्रिया अच्छी तरह से काम करेगी। तो पैसिव हीटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। पैसिव हीटिंग का मतलब ये होता है कि सूरज की रोशनी को इस तरह से इस्तेमाल करें। जो हमारे घर है, जो खासतौर पे जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो घर है, जो काफ़ी ठंडे हो जाते हैं जाड़ों में, उनमें नेचुरल सोलर हीट एनर्जी से हम उसको हीटिंग कर सकें। वैज्ञानिक पुराने घरों को कम खर्चे में ही सौर ऊर्जा से गर्म रखने के लिए पिरूल, धान और गेहूं के भूसे और लेंटाना का मिश्रण करेंगे, जो दिन में एकत्रित ऊर्जा से पूरी रात घर को गर्म रखेंगे। इससे हिमालय क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन घटेगा और महिलाओं को घर गर्म करने के लिए अधिक लकड़ियों का यूज नहीं करना पड़ेगा। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक गर्म कर सकते हैं, जिससे आपको अतिरिक्त हीटिंग की आवश्यकता नहीं होगी और इससे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। हिमालय क्षेत्रों में जो हमारे वनों का कटाव होता है जलाने के लिए लकड़ियों को, वो रोका जा सकता है। महिलाएं जो लकड़ियों को कलेक्ट करने के लिए बहुत दिन रात मेहनत करती हैं, उसको कम किया जा सकता है। अगर पहाड़ी राज्यों में यह प्रयोग सफल हुआ तो राष्ट्र हित में बिजली बचेगी। कमरों के साथ ही लोगों की जेब भी गर्म रहेगी। पहाड़ में लकड़ियों के लिए जंगलों का अंधाधुंध कटान भी रुकेगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।